भारत में G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। G20 देशों की प्रेसिडेंसी भारत को ऐसे समय मिली है जब पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। कई वैश्विक समस्याओं को लेकर विभिन्न देशों को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। भारत ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के मुद्दे को प्राथमिकता देकर उनकी लीडरशिप हासिल करना चाहता है। इस मंच पर आर्थिक विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और कारोबार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। सामरिक आर्थिक मोर्चे पर बदलते शक्ति संतुलन के साथ दुनिया महंगाई संकट, मंदी और ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम झेल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना महत्वपूर्ण है कि वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य G20 प्रेसिडेंसी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को उपयुक्त रूप से दर्शाता है। मैं हूं अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जागरण प्राइम। बात G20 की। G20 में कई बड़े एजेंडों पर ध्यान होगा। G20 के स्पेशल सेक्रेटरी मुक्तेश परदेशी कहते हैं कि G20 में 30 से भी ज़्यादा वर्क स्ट्रीम है। फाइनेंस में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नई दिशा दे सकती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, मल्टीलेटरल रिफॉर्म की बात हो, हम सब में कुछ नया कर सकते हैं। इससे विकास की प्रक्रिया को बल मिलेगा और परोक्ष तौर पर ग्लोबल नैरेटिव बनाने का मौका भी मिलेगा। शेरपा ट्रैक में हेल्थ, कल्चर, टूरिज्म, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे मुद्दे हैं। टूरिज्म में सस्टेनेबल टूरिज्म की बात की जा रही है, आने वाले समय में G20 के एजेंडे में रहेंगे। इन सब के पीछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य है। कोरोना की वजह से इनमें से कई बाधाएं आई थी, लेकिन भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक इन सबको हासिल करना है। ग्रीन डेवलपमेंट और एनर्जी ट्रांजिशन जैसे मुद्दे भी काफ़ी अहम हैं। एनर्जी ट्रांजिशन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि वह न्याय संगत हो। स्त्रियों की सहभागिता बढ़ाने के साथ साथ उन्हें लीडरशिप सौंपने की भी बात की गई है, जो कि काफ़ी अहम है। G20 के शेरपा अमिताभ कांत कहते हैं कि पहले विकसित देश G20 बैठक का एजेंडा तय किया करते थे, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो चुका है और विकासशील देश उसका एजेंडा तय करने लगे हैं और इस बार भारत यह एजेंडा तय करेगा। हम दुनिया को बताएंगे कि लोकतंत्र की शुरुआत भारत से हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बारे में बड़ा बखूबी बयान दिया है। वह कहते हैं कि भारत की कोशिश है कि सभी देशों को साथ लेकर चला जाए और विकासशील व गरीब देशों की लीडरशिप की जाए। G20 का अध्यक्ष बनने के बाद भारत ने भू राजनैतिक अनिश्चितता के दौर में खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी तक सभी देशों को पहुंच होने की बात कही थी। भारत ने कहा था कि विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मुहैया कराने, क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन तय करने जैसे मुद्दों पर आम सहमति बन सकती है। भारत डिजिटलीकरण के तौर पे बहुत आगे बढ़ रहा है और दुनिया भारत की मिसाल इस बारे में दे रही है। भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। माना जा रहा है कि 2047 तक भारत बड़ी इकॉनमी बन जाएगा, टॉप 3 कंट्री से आगे निकल जाएगा। ऐसे में G20 एक बड़ा विजन साबित कर सकता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि भारत विकासशील देशों की आवाज़ बनकर उभरेगा और विकसित देशों के साथ उनके लिए व्यापारिक सेतु का काम करेगा। इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा क्योंकि भारत ने अपने सामर्थ्य से दुनिया को परिचित करा दिया है। मुक्तेश परदेशी कहते हैं कि कुछ चीज़ों का प्रभाव सीधा होगा और कुछ चीज़ों का दूरगामी प्रभाव होगा। वह कहते हैं कि इसी के प्रभाव के लिहाज से देखें तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को इससे बल मिला है। कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ है। टूरिज्म पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। वह कहते हैं कि लक्षद्वीप और हम्पी जैसी जगहों पर जहाँ आयोजन हुआ वहाँ के टूरिज्म इससे बेहतर हुआ। नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म में इससे बेहतरी आई। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर इसके लिहाज से होने वाला है जहाँ इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल साउथ में भारत की लीडरशिप इससे बहुत मजबूत होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की लोगो और थीम के अनावरण के अवसर पर कहा था कि हम अपनी G20 प्रेसिडेंसी की रूपरेखा ग्लोबल साउथ के उन सभी मित्रों के साथ मिलकर बनाएंगे जो विकास के पथ पर हमारे सहभागी हैं। कई दशकों से वो हमारे सहयोगी रहे हैं। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ देशों के मुद्दे उठाए भी हैं। प्रेसिडेंसी हासिल करने के बाद इस साल जनवरी में भारत ने वर्चुअल तरीके से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। इसमें लगभग 125 देशों ने हिस्सा लिया और उन्होंने भारत की प्रेसिडेंसी को सराहा भी और भारत के मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात भी करी। अब बात शुरू होती है कि G20 की शुरुआत क्यों करी गई। 1997 में थाईलैंड से एशियाई संकट की शुरुआत हुई थी और जल्दी ही उसने दक्षिण पूर्व एशियाई
और पूर्वी एशियाई देशों को अपनी चपेट में ले लिया। तब बड़े देशों को एहसास हुआ कि वित्तीय संकट का असर किसी एक देश तक सीमित नहीं रह सकता, दूसरे देश भी देर सवेर इसकी चपेट में आएंगे ही। इस एहसास के साथ ही 1999 में G20 की स्थापना हुई। शुरुआत में G20 सम्मेलनों में इन देशों के वित्त मंत्री ही हिस्सा लिया करते थे। 2008 में जब अमेरिका में वित्तीय संकट आया तो इसकी गंभीरता को समझते हुए हर साल G20 देशों के शासनाध्यक्ष का सम्मेलन आयोजित करने का फैसला हुआ। G20 के मेंबर कंट्रीज में भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल है। भारत ने 43 देशों को इसमें आमंत्रित किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, WLO के लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया है। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन डेवलपमेंट एजेंसीज और आसियान के प्रमुख भी इसमें बुलाए गए हैं। G20 की अगर हम बात आगे की करते हैं तो इसमें चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। खाली अच्छी बातों के बावजूद कई मुश्किलें भी इसमें लगातार देखने में आ रही हैं, जिनका सामना इसमें हो सकता है। 1999 में स्थापना के बाद से G20 की हर बैठक में आम सहमति बनी है, लेकिन इस बार हालात वैसे नहीं दिख रहे हैं। विकासशील देशों में भारत के बढ़ते प्रभाव से चीन असहज महसूस कर रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस के रुख को देखते हुए आम सहमति बन पाना मुश्किल लग रही है। हालांकि इंग्लैंड ने कहा है कि वह साझा बयान में भारत की मदद करेगा। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा जैसे देश चाहते हैं कि साझा बयान में यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया जाए, जबकि रूस और चीन इसके खिलाफ है। रूस और चीन ने ब्रिक्स तथा संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी यूक्रेन को एजेंडे से बाहर रखने की कोशिश की थी। G20 की बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी को भी पश्चिम के एजेंडे से को कुंद करने का एक तरीका माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक आम सहमति न होने की स्थिति में भारत पिछले साल इंडोनेशिया के बाली घोषणा पत्र को एज टू एज लागू करना चाहेगा। हालांकि रूस ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि बाली घोषणा पत्र को दोहराया नहीं जाएगा। बाली घोषणा पत्र के तीसरे पैराग्राफ में ही यूक्रेन युद्ध में रूस की कड़ी निंदा करते हुए उससे यूक्रेन से बिना शर्त बाहर निकलने की मांग की गई थी। चीन जलवायु परिवर्तन से संबंधित कमिटमेंट को पर समझौते को भी विरोध कर रहा है। इसके मुताबिक उसे एमिशन कम करना है। बढ़ते देशों के कर्ज को लेकर भी उसका रवैया बाकी देशों से पूरी तरह अलग है। तो ये चुनौतियां भी इसमें काफ़ी बनने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं G20 में बहुपक्षीय भावनाओं को बढ़ते देना काफ़ी आवश्यक है। हर्ष वी पंत कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से भारत विश्व को आश्वस्त करना चाहता है कि वह केवल अपना नहीं बल्कि समस्त विश्व के कल्याण की कामना करता है और उसके लिए प्रयासरत रहता है। कोविड महामारी के दौरान भारत का जो अनुकरणीय आचरण था उसे पूरी दुनिया में ये संदेश गया है कि भारत पूरी दुनिया के साथ हर मुश्किल पे, हर मौके पे खड़ा हुआ है। पंत कहते हैं कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में चाहे पश्चिमी देश हों, उनके धुर विरोधी रूस हों, उनके टकराव में प्रभावित विकासशील देश हों, वो भारत पर पूरा भरोसा करते हैं। इस समय यदि कोई देश दुनिया में स्थायित्व एवं शांति ला सकता है तो वह भारत ही है। पूरा विश्व इस समय भारत को बड़ी उम्मीद से देख रहा है। चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की बात करें, जर्मनी की विदेश मंत्री की बात करें, वो लगातार यह कह चुके हैं कि भारत G20 की अध्यक्षता से दुनिया को एक नया आयाम देगा और एक नई दिशा देगा। आज के लिए बस इतना ही। जागरण प्राइम की अन्य खबरों के लिए क्लिक करें prime.jagran.com पर।